दोस्तों, लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो कि दहेज हत्या के ऊपर आया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो क्रिमिनल अपील थी। 574 2012 पार्वती देवी बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जो कि स्टेट ऑफ झारखंड हो गया है। दूसरी अपील 575 सन 2012 राम सहाय महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि स्टेट ऑफ झारखंड हो गया है। दोस्तों, 304 दहेज हत्या, जैसे कि आप जानते हैं, दहेज के लिए की गई हत्या को हम दहेज हत्या की परिधि में मानते हैं। लेकिन ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पहले मैं केस के बैकड्रॉप में चला जाता हूँ, फिर आपको समझाना और समझना आसान हो जाएगा। केस ये था कि बोधी महतो ने अपनी बेटी फुलवा देवी की शादी वर्ष 1997 में राम सहाय महतो से की। शादी के तुरंत बाद से ही राम सहाय महतो व उसके परिवार वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग करनी शुरू कर दी। उन्होंने दहेज में 20,000 रुपये और राजदूत मोटरसाइकिल की मांग की। यह बात फुलवा देवी ने, जो कि बोधी महतो की बेटी है, फुलवा देवी ने अपने पिता बोधी महतो को बताई, अपने भाई को भी बताई। जब उसने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी करने से इनकार किया, कहा कि मेरे परिवार के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकते, तब ससुराल वालों ने फुलवा देवी के साथ मारपीट की, उसको ब्रूटली असल्ट किया, उसका हैरासमेंट किया। फुलवा देवी के ससुर नीमो महतो ने बोधी महतो से कहा कि अगर आप अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकते, तब हम आपकी बेटे को उठाकर बाहर फेंक देंगे और अपने बेटे राम सहाय महतो का दूसरा विवाह कर देंगे। कुछ ही समय के पश्चात फुलवा देवी के गांव के, उसके ससुराल के गांव के एक व्यक्ति ने बोधी महतो को बताया कि तुम्हारी बेटी को ससुराल वाले कहीं ले गए हैं और उसको ले जाकर नहर में डाल दिया है। बोधी महतो अपनी बेटी के गांव आया, ससुराल में आया, देखा तो वहां ताला था, कोई भी व्यक्ति उसे घर पर नहीं मिले। तब उसने पुलिस में शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने केस नंबर 71/1997 अंडर सेक्शन 304/201 रीड विथ सेक्शन 34 IPC दर्ज किया। 8 अगस्त 1997 को एक केस दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है उसके बिरनी थाने पर। उसके 5 दिन बाद स्मृति गांव, जहां फुलवा देवी की ससुराल थी, उसके 1 किलोमीटर दूर बाराकर नहर से एक शव बरामद होता है। पुलिस के समक्ष बोधी महतो उस शव को पहचानते हैं, पहने हुए कपड़ों से, और फेस का एक साइड इंटैक्ट था। उससे कहते हैं कि मेरी ही बेटी का शव है। तब एक्यूज के विरुद्ध चार्जेस फ्रेम होते हैं, सेक्शन 304B/34, सेक्शन 201/34 IPC। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज 5th गिरिडीह द्वारा केस को ट्राइड किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केस में 20 सितंबर 1999 को फाइनल जजमेंट आता है सेशन जज के द्वारा, जिसमें तीनों एक्यूज्ड को दोषी करार देता है। 10-10 साल की सजा और 3 साल की अतिरिक्त सजा, जो कि इसके साथ कंकरेंटली चलेगी, सुनाई जाती है। इस आदेश के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की जाती है। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा भी सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को अपहेल्ड किया जाता है। 1 मई 2007 को ऑर्डर पास किया जाता है और जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसी को मेंटेन किया जाता है, उसी को अपहेल्ड किया जाता है। इस इम्प्यून जजमेंट के विरुद्ध 2 क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की जाती हैं। इससे पहले एक SLP दाखिल की गई थी नीमो महतो द्वारा, जो कि राम सहाय महतो का पिता, मृतक फुलवा देवी का ससुर था। लेकिन चूंकि उसकी दौरान SLP मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसको वहीं बंद कर दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 क्रिमिनल अपील थी। क्रिमिनल अपील नंबर 574, जो कि उसकी माता द्वारा दर्ज की गई थी, और क्रिमिनल अपील नंबर 575, जो कि राम सहाय महतो द्वारा दर्ज की गई थी या फाइल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि ट्रायल कोर्ट में 6 पब्लिक विटनेस ट्राइड किए गए थे,
और डिफेंस की तरफ से 4 विटनेस ट्राइड किए गए थे, उनको देखा और कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि डिफेंस अपने केस को साबित नहीं कर पाया है, बुरी तरह अपने केस को साबित करने में फेल हुआ, क्योंकि उन्होंने जो डिफेंस विटनेस उन्होंने पेश किए थे अपने पक्ष में, जिसमें से एक को बताया कि वो राम सहाय महतो का अंकल है, लेकिन वह अंकल होने के बावजूद राम सहाय महतो की पत्नी का नाम नहीं बता पाया। दूसरा डिफेंस विटनेस जो डिफेंस की तरफ से पेश किया गया, उसने कहा कि वो राम सहाय महतो का भतीजा है, लेकिन भतीजा होने के बाद उसे ये भी नहीं मालूम था कि राम सहाय महतो शादीशुदा है या उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा डिफेंस विटनेस ने यह भी कहा कि राम सहाय महतो कोलकाता में जॉब करते थे जिसमें उसकी मृत्यु हुई, लेकिन वो जॉब से मुताल्लिक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। दूसरी ओर पब्लिक विटनेस जो कि फुलवा देवी के पिता, फुलवा देवी का बेटा, फुलवा देवी के बेटे की बहू यानी कि डिसीज की भाभी और एक डिसीज का ब्रदर इन लॉ, चारों ने एक ही दूसरे के स्टेटमेंट के साथ कोरबोरेट किया और कहा कि फुलवा देवी ने हमें बताया था कि उसके ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज में वो 20,000 रुपये और राजदूत मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। नहीं देने पर वो उसके साथ हैरासमेंट करते हैं, मारपिटाई करते हैं और ये हैरासमेंट उसकी मृत्यु से पहले तक भी जारी था। हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स करते हुए 304B आईपीसी की लाइट में इस केस को समराइज किया और हाईकोर्ट ने कहा, नंबर 1, फुलवा देवी की शादी राम सहाय महतो से हुई, शादी हुए 7 साल से ज्यादा की अवधि नहीं हुई थी। फुलवा देवी की डेड बॉडी 13 अगस्त 1997 को बरकर नहर से मिलती है, जिससे जाहिर होता है कि उसकी मृत्यु सामान्य दशा में नहीं हुई है। तीसरा, मृत्यु के समय डिसीज फुलवा देवी अपनी ससुराल में थी। चौथा, जब फुलवा देवी अपने घर से ट्रेसलेस हुई तब उसके पति द्वारा ना तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई और ना ही फुलवा देवी के परिजनों को उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। डिसीज के हस्बैंड और उसके रिलेटिव द्वारा फुलवा देवी का हैरासमेंट किया जाता रहा, उसके साथ मारपीटाई की जाती रही। और ये नंबर 6, ये मारपीटाई, ये क्रूएलिटी दहेज की मांग को लेकर की गई। नंबर 7, हैरेसमेंट और क्रूएलिटी उसकी मृत्यु से ठीक पहले तक होती रही। यही 304B आईपीसी कहती है। इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अपहेल्ड किया और तीनों की सजा को बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों क्रिमिनल अपील को अलग अलग निर्णित किया। उन्होंने पहले राम सहाय महतो की अपील को निर्णित किया। राम सहाय महतो की अपील को निर्णित करते हुए हाई कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया उसको उन्होंने सही माना, उसको अपहेल्ड किया। साथ ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने कुछ जजमेंट का भी हवाला दिया, जिसमें से एक मुख्य रूप से मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, बंसीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी शादीशुदा महिला को हैरेसमेंट किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उससे दहेज की मांग की जाती है और हैरेसमेंट इस कदर किया जाता है कि वह सुसाइड करने पर उतारू हो जाती है, सुसाइड कर लेती है, यह सुसाइड भी दहेज हत्या की परिधि में माना जाएगा। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया माया देवी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें कहा गया है कि 304B अट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि मृत्यु से ठीक पहले तक उसका हैरेसमेंट किया गया था या उसको प्रताड़ित किया गया था या उसके साथ मारपीट की गई थी मृत्यु से ठीक पहले तक। इसके अलावा
और भी केस कोर्ट किए, जीवी सिद्धारामेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा गया है कि 304 के कंजंक्शन में धारा 113 इंडियन एविडेंस एक्ट को भी पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें प्रिजम्पशन की जाती है कि यदि प्रिजम्पशन की जाती है कि उसकी क्रूरल्टी की जाती है, हरासमेंट किया जाता है डेथ से पहले, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि यह दहेज हत्या का मामला है या दहेज हत्या हुई है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस राय पर पहुंचता है कि महिला की शादी को अभी 7 साल से ज्यादा की अवधि नहीं हुई है, नई शादी कुछ समय बाद ही दहेज की मांग की गई, उसके साथ हरासमेंट किया गया, उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले तक उसके साथ क्रूरल्टी और हरासमेंट किया गया, उसकी जो मृत्यु हुई है वो सामान्य दशा में नहीं हुई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न था कि उसकी मृत्यु किस प्रकार की गई। यदि फुलवा देवी को उसके घर में उसकी हत्या की गई और हत्या करके उसकी डेड बॉडी को ले जाकर नहर में फेंक दिया गया, अगर ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है, इस तरह का प्रिजम्पशन किया जाता है, तो इसके साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब उसकी मृत्यु की गई, जब उसकी हत्या की गई, तब उसने कोई शोर मचाया होगा या आवाज आई होगी, तो आस पड़ोस के लोगों ने सुना होगा। छोटा सा गाँव है जिसमें केवल 25 मकान है, आयु महोदय ने किसी पड़ोसी का कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, कोई गाँव का गवाह नहीं लिया, तो इसलिए ये प्रिजम्पशन नहीं की जा सकती कि फुलवा देवी की उसके घर में हत्या की गई, उसके बाद शव को नहर में डाल दिया गया। दूसरी प्रिजम्पशन, दोनों में से कोई एक सुप्रीम कोर्ट को चूज करना था। दूसरी प्रिजम्पशन ये थी कि फुलवा देवी को जिंदा यानी कि अपने घर से और बाराकर नहर तक ले जाया गया, नहर के पास ले जाकर उसको नहर में डुबाकर मार दिया गया। अगर पहली प्रिजम्पशन मान ली जाती है, तब वही कि कोई और विटनेस या गांव से कोई ऐसी गवाही नहीं है, इसलिए दूसरी प्रिजम्पशन ज़्यादा सही मानी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी प्रिजम्पशन को अडॉप्ट किया कि फुलवा देवी को ले जाकर वहाँ नहर में डुबोकर मार दिया गया, और इसको समर्थन मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम कोई चोट का निशान नहीं है। यदि उसकी हत्या की जाती तो एंटीमार्टम उसके चोट के निशान पाए जाने भी लाजमी थे। कुल मिलाकर पति द्वारा उसको हरास किया जाना, अतिरिक्त दहेज की मांग किया जाना, असामान्य स्थिति में उसकी मृत्यु होना दहेज हत्या का केस साबित करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को बरकरार रखते हुए मैं यहाँ बता दूं कि उसको राम साहेब महतो को लाइफ टर्म दिया गया था, लाइफ टर्म बरकरार रखा। वहीं दूसरी क्रिमिनल अपील 574/2012 जो कि उसकी माता द्वारा दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि इनके विरुद्ध कुछ सर्टेन ओमनिबस एलिगेशंस हैं, कोई कंकरेंट एविडेंस नहीं है, कंक्रीट एविडेंस नहीं है, इसलिए इसकी क्रिमिनल अपील को स्वीकार किया जाता है। क्रिमिनल अपील स्वीकार करते हुए उसको इस केस से बरी कर दिया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि डाउरी डेथ के लिए मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, ज़रूरी नहीं है कि हत्या जिस समय की गई है उस समय कोई आई विटनेस था, ये होना ज़रूरी नहीं है। इस केस से यही साबित होता है। आपको क्या साबित करना है? आपको क्रूअल्टी साबित करनी है, आपको हरासमेंट साबित करना है, आपको साबित करना है कि क्रूअल्टी और हरासमेंट उसकी मृत्यु से ठीक पहले तक होती रही। आपको साबित करना है कि जो उसकी मृत्यु हुई है वो सामान्य दशा में नहीं हुई है, असामान्य दशा में हुई है, और ये हरासमेंट, ये क्रूअल्टी दहेज की मांग के लिए की गई है। शादी को 7 साल से अधिक की अवधि नहीं हुई है, ये भी आपको साबित करना है। बाकी सेक्शन 113B जिसको मैंने बताया उसकी प्रिजम्पशन की जाएगी। बहरहाल आपने वीडियो को आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें कमेंट करके अपनी राय भी इस केस के बारे में और डाउरी डेथ के बारे में और जो कुछ भी आपके पास कुछ नया है इससे संबंधित वो बिल्कुल बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।